मैं डॉक्टर श्रीफूल मीणा, सहआचार्य इतिहास विभाग, पंडित नवल किशोर शर्मा, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय दौसा। आज एमए फाइनल ग्रुप बी के सेकंड पेपर में जो हम अध्ययन कर रहे थे मध्यकालीन भारतीय इतिहास में जनता का जीवन एवं दशा, उसमें आर्थिक स्थिति के बारे में हमने पिछले वीडियो में अध्ययन किया। अब हम आज जो इस वीडियो में अध्ययन करेंगे वो है मुगल कालीन आर्थिक स्थिति। सल्तनत काल की तरह मुगल काल में भी कृषि की संपन्नता बराबर बनी रही। कृषि कार्य अच्छा माना जाता था और लोग अपने जीवन यापन के लिए सबसे ज़्यादा कृषि पर ही निर्भर रहते थे। उस समय जैसे बिहार में कपास, गन्ना, अफीम और चावल प्रमुख रूप से उत्पादित होने वाली फसलें थी। इसी प्रकार दक्षिण भारत में गेहूँ, चना, चावल और ज्वार का उत्पादन भरपूर मात्रा में होता था। इतिहासकार खपी खां के अनुसार दक्षिण भारत के जो निवासी थे वो मुख्य रूप से ज्वार और बाजरे पर निर्भर रहते थे तथा तेलंगाना के मनुष्यों का मुख्य भोजन जो है वो मुख्य रूप से चावल था और वहाँ चावल का उत्पादन भी ज़्यादा होता था और खाने के रूप में भी चावल ज़्यादा काम में लिया जाता था। मुगल काल में उद्योग धंधे और व्यापार भी चरमोत्कर्ष पर थे। आगरा, बनारस, बंगाल, बिहार, मालवा और बीदर ये सबरी जो नगर थे वो श्रेष्ठ वस्त्रों के निर्माण के प्रमुख केंद्र माने जाते थे। अयोध्या और खानदेश में भी जरी का जो बारीक कपड़ा होता था वो और बंगाल में रेशमी वस्त्र बहुत अच्छे उत्पादित होते थे। श्रेष्ठ मसलिन आदि का निर्माण भी उस समय बंगाल में होता था। मुल्तान में फूलों वाले कालीन और कश्मीर में ऊनी कालीन बहुत ही मात्रा में बनाए जाते थे, जिनकी मांग देश और विदेश तक बनी रहती थी। जहांगीर ने इसका एक कारखाना अमृतसर नगर में भी जो पंजाब में स्थित है वहां स्थापित किया था। सियालकोट में तंबू, अलवर, फतेहपुर सीकरी व जौनपुर में दरिया बनाने का प्रमुख कारखाना था। ढाका में मलमल और पंजाब, कश्मीर व पहाड़ी क्षेत्रों में ऊनी कपड़ों को बनाने का व्यवसाय विशेष रूप से प्रगति पर था। धातु उद्योग भी उस समय काफ़ी विकसित अवस्था में था। इतिहासकार अब्दुल फजल ने लिखा है कि भारतीय विभिन्न वस्तुएं जैसे लोहा, पीतल, चांदी, कांसा तथा अन्य मिश्रित धातुओं के निर्माण एवं प्रयोग में सिद्धहस्त थे। कुमायूं और पंजाब की खानों में सोना और राजस्थान व मध्य प्रदेश की खानों से तांबा और देश के कुछ अन्य भागों की खानों से लोहा निकाला जाता था। राजस्थान में मकराना में संगमरमर का पत्थर बहुत मात्रा में मिलता था और इसकी देश विदेश में मांग थी और सब जगह ये निर्यात किया जाता था। फतेहपुर सीकरी व बयाना में लाल पत्थर की खदानें थी और उनका बहुत मात्रा में उत्पादन होता था। सिंध की खानों में पीला पत्थर निकाला जाता था। इसी प्रकार गोलकुंडा जो है उसमें हीरे की खानें थी जहां बहुत अच्छी क्वालिटी के हीरे उन खानों से निकलते थे। देश में बड़ी संख्या में मौजूद पत्थरों को तराशने के काम में मजदूर जो है वो बड़े सिद्धहस्त थे। अन्य उद्योगों की संपन्नता सल्तनत काल की तरह मुगल काल में भी अच्छी तरह से बनी रही। मुगल काल में आंतरिक और बाहरी दोनों तरह का व्यापार होता था। देश के सभी बड़े बड़े केंद्रों में बैंकर और थोक विक्रेता होते थे जो राजधानी में माल भेजते थे। एक स्थान से दूसरे स्थान को रुपया जो है वो हुंडियों के रूप में या हुंडियों द्वारा भेजा जाता था। प्रत्येक सूबा या प्रांत दूसरे की आवश्यकताओं की
पूर्ति करता था। गुजरात के जो बनिए होते थे वो संपूर्ण भारत, फारस तथा अरब से व्यापारिक संबंध रखते थे। मुर्शिदाबाद के सेठ व दक्षिण भारत के चेतिया भी अन्य धनी व्यापारियों की तरह उस समय के महत्वपूर्ण व्यापारी थे। मुगल काल में लंका, बर्मा, चीन, जापान, पूर्वी द्वीप समूह, नेपाल, फारस, मध्य एशिया, अरब और लाल सागर के बंदरगाहों तथा पूर्वी अफ्रीका से हमारा व्यापारिक संबंध था। काम्बे, सूरत, भड़ोच, गोवा, कालीकट, कोचीन, मछलीपट्टनम, सतगांव, सोनारगांव तथा चटगांव उस समय के बहुत प्रसिद्ध बंदरगाह थे, जिनसे जहाज़ों के द्वारा व्यापार होता था। वह वस्तुओं का आयात निर्यात इन बंदरगाहों से बहुतायत मात्रा में किया जाता था। भारत से मुख्य रूप में सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र, छींट, नील, काली मिर्च, अफीम, हींग, चीनी, लाख आदि का निर्यात होता था। 17वीं शताब्दी में मुगल बादशाहों ने यूरोपीय लोगों के यहाँ कंपनियां स्थापित करने की आज्ञा प्रदान कर दी थी, जिससे यूरोपीय लोग भारत में विभिन्न प्रकार के व्यापार करने प्रारंभ हो गए थे, जिससे भारत में और भी अधिक वृद्धि व्यापार में हुई। शाही परिवार एवं कुलीन वर्ग के विलास की वस्तुएं यूरोपीय देशों से भारत में मंगवाई जाती थी, जैसे कांच के बर्तन वेनिस से मंगवाए जाते थे। मुगल काल की आर्थिक दशा का वर्णन करते हुए इतिहासकार बर्नियर ने लिखा है कि कृषि की दशा अवनत थी, शिल्पकार दरिद्र थे और प्रांतीय शासक प्रजा को कष्ट देते थे। बंगाल अति समृद्ध एवं उपजाऊ था, वस्तुओं का मूल्य कम था और प्रत्येक प्रकार की वस्तु प्रचुरता से प्राप्त होती थी। उस समय रुई और रेशम की उत्पत्ति उस समय अधिक होती थी और वे यूरोपीय एवं एशियाई देशों में इनको भेजते थे। बर्नियर ने यह भी लिखा है कि बहुत से अमीर उमराव कर्ज से दबे हुए थे, क्योंकि उनकी विलासिता और बादशाह को कीमती भेंट देने के कारण उनकी आर्थिक संपन्नता नष्ट हो चुकी थी। इसलिए उनके कर्मचारी किसानों और साधारण प्रजा पर अत्याचार कर धन वसूल करने का प्रयास करते थे। औरंगजेब के काल में तो निरंतर युद्धों के कारण जनसाधारण पर करों का बोझ अत्यधिक बढ़ गया और देश की आर्थिक स्थिति अस्त व्यस्त हो गई थी। लेकिन फिर भी यदि मुगलकालीन आर्थिक स्थिति का समग्र अध्ययन करें तो काफ़ी उन्नत अवस्था में उस समय की आर्थिक स्थिति थी और लोग कृषि और व्यापार उद्योग धंधों के माध्यम से अपने जीवन यापन अच्छी तरह से करते थे।